नमस्कार, मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का वाइंग लाइव लर्निंग में। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि काफी मुश्किल के बाद में अभी आपने देखा था कि ट्विटर पे बहुत सारे कैंपेन चलाए थे हमने, है ना। आपको पता ही है कितने दिनों से क्या हो रखा है। तो ये सब देखने के बाद सरकार ने अभी जो डिसीजन आया है कि 15 दिसंबर में आरआरसी, एनटीपीसी और डी ग्रुप का एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो हम यही मान के चलेंगे, काफी दिन से इंतजार हो रहा था। लास्ट ईयर फॉर्म भरा गया था और सितंबर अक्टूबर 2019 में ये एग्जाम होना था, लेकिन एग्जाम नहीं हो पाया। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेट आ चुकी है 15 दिसंबर की। तो हम आज की वीडियो में, आज की क्लास में आपको यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो 15 दिसंबर तक का टाइम है, इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी क्या हम करें, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी ताकि हम सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ पाए, कम से कम हम 90% स्कोर कर पाए। क्योंकि जब तक हमारा स्कोर हाईएस्ट नहीं होगा, 90% करीब नहीं होगा, तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आप सबको पता है कितने सारे फॉर्म भरे गए हैं और कितने डिले के बाद ये एग्जाम हो रहा है, तो जो कट ऑफ होगी वो हाई जाने वाली है। तो क्या प्लानिंग रहेगी, मैं आपको ये डिस्कस करूंगा आज की क्लास में। बताऊंगा क्या क्या सिलेबस है, मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है और जीके में क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 15 दिसंबर 2020 इसमें एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है। अब देखते हैं उस टाइम पर होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। तो जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी के दो एग्जाम होने, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 का सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितना टाइम रहेगा। सीबीटी 1 में आप देखेंगे कि आपका जीके का पार्ट रहेगा, मैथ्स का और रीजनिंग का। इसमें जो क्वेश्चंस है 40 जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। सभी को यानी 100 क्वेश्चन है और 100 के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, 90 मिनट। ठीक है, अब बात यह है कि सीबीटी 1 को क्लियर करने के बाद में जो बच्चे सीबीटी 1 क्लियर कर लेते हैं, सीबीटी 2 में जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हमारी लड़ाई सीबीटी 1 के लिए, हमें सीबीटी 2 के लिए ही पढ़ना है। मतलब दोनों को साथ में लेकर चलना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीबीटी 1 तो अच्छे से क्रॉस कर लिया, लेकिन सीबीटी 2 के लिए उनकी तैयारी नहीं थी। तो सोचते हैं कि फिर से टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा, हम उसमें कर लेंगे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। टाइम मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का लगभग सिलेबस एक ही है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो आप जब ये तैयारी करेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आपको ये रहना चाहिए कि भाई कि मैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी कर रहा हूं। सीबीटी 2 के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं है। आप देखेंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3। जनरली एसएससी के पेपर में 1/4 रहती है और इसमें कितनी है, 1/3। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमें गलत नहीं करना है। जितना आप गलत करोगे आपके मार्क्स उतने ही कम होते जाएंगे। और याद रखेंगे कि इसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगा। नंबर्स का क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। इससे ये फायदा है, आप अगर गलत नहीं करते हैं तो आपके नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ के आएंगे। ठीक है, आपको नेगेटिव नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद में हम बात करते हैं सीबीटी 2 की। सीबीटी 2 में क्या है, सीबीटी 2 में जीके का पार्ट बढ़ जाता है। सीबीटी 2 में जीके का पार्ट बढ़ जाता है। सीबीटी 1 में जीके के क्वेश्चन कितने थे, 50 थे, और यहां पर 40 थे। इसमें कितने, 50। मैथ्स में भी बढ़ जाता है, 35 हो जाते हैं, और रीजनिंग में भी बढ़ जाता है, 35 हो जाते हैं। यानी सीबीटी 1 में आपने 100 क्वेश्चन का देखा था पेपर, और इसमें कितना है, 120 का। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 120 नंबर का ये पूरा पेपर होगा। अब इसमें जो आप तैयारी करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कि आप ये ना सोच के चलें आज से ही तैयारी शुरू करनी है। आपको 15 दिसंबर तक की डेट दे रखी है, तो आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की आज से ही तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं है, सेम सिलेबस है। देख रहे हो इधर, यही सब्जेक्ट सीबीटी 1 में थे, यही सीबीटी 2 में। ठीक है, इसमें भी वही रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आप नेगेटिव का ध्यान रखेंगे, यानी गलत नहीं करेंगे। रॉन्ग क्वेश्चन कम से कम करना है, ताकि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद में अच्छा स्कोर हो पाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। इन दोनों एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें सेम है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट हमारे सेम है, तो इनका सिलेबस भी सेम है क्या। हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस की बात करते हैं हम, तो सिलेबस में देखेंगे सबसे पहले मैथ्स का। जो मैथ्स का सिलेबस है आपका
सबसे पहले आएगा आपका नंबर सिस्टम, है ना, CI, SI, रेशियो, एलसीएम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, यानी जो अर्थमेटिक का पार्ट है, जो अर्थमेटिक का पार्ट है वो पूरा रहने वाला है। इसके अंदर आप देख लो, ये और डिफाइन कर दिया है, आप एक बार इसे सही से देख लेना क्या क्या है ना। इसके बाद में क्या है, आगे चलते हैं हम। डेसिमल, दशमलव संख्या है, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। देखो जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये आपका एडवांस मैथ का पार्ट आ जाता है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ज्योमेट्री के अंदर, एंगल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लाइन और एंगल के ऊपर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन होंगे, सर्कल, सेमी सर्कल के, स्क्वायर के। यानी कहने का मतलब है कि आपको ज्योमेट्री में 2D फिगर्स अच्छे से करने हैं, 2D फिगर्स अच्छे से करने हैं। यानी हम बात करते हैं ज्योमेट्री में भी ये हम पढ़ रहे हैं, एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, और मेंसुरेशन में आ जाएंगे तो मेंसुरेशन में क्या आ जाएंगे, 2D फिगर्स। 3D 2D में दो जगह डिवाइड होता है, तो एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं तो किस में आ जाते हैं, 2D फिगर्स में आ जाते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम किस का निकाला जाता है, 3D फिगर्स का निकाला जाता है। तो बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप CGL मेंस लेवल के मैथ्स की तैयारी करें, लेकिन आप ये जो बेसिक मैथ्स है ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में बहुत हाई फाई मैथ्स नहीं आएगी, नॉर्मल मैथ्स आएगी। और आपको नॉर्मल मैथ्स के जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं, आपको ये क्लियर करके रखने हैं, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा इसमें है स्टैटिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम जब SSC के लिए पढ़ते हैं तो हम स्टैटिक्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि SSC में स्टैटिक्स का क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन रेलवे के CBT1, CBT2 दोनों में ही स्टैटिक्स का क्वेश्चन जरूर आता है। अब स्टैटिक्स कैसे पढ़नी है आपको, स्टैटिक्स में बता देता हूं, इसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, 10th क्लास की NCERT से, ये 10th क्लास की, ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट है और ये आपको आने चाहिए। इसके ऊपर 100% 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में बनता है रेलवे के में, चाहे आप D ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे NTPC का दे रहे हैं, कोई भी अंतर नहीं है सिलेबस में, सिर्फ जीके के सिलेबस में अंतर आ जाता है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में सेम रहता है। तो ये स्टैटिक्स वाला जो पार्ट है, सांख्यिकी वाला, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। NCERT 10th क्लास की बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग के पार्ट की। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग बहुत ही खूबसूरत सा सब्जेक्ट होता है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आसानी से सभी बच्चे कर पाते हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो बैंक वाली रीजनिंग की तरफ नहीं जाना है, बैंक की रीजनिंग का सिस्टम अलग होता है, आपको सिंपल SSC वाली रीजनिंग पर जाना है। यानी सबसे पहले एनालॉजी चलेगी। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब क्या होता है कि रिलेशन के आधार पर हमें आंसर किया जाता है। पहले क्या होता है कि 2 चीजें दे रखी होती हैं, उनका रिलेशन दूसरे में फाइंड आउट करना होता है। तो ये सादृश्यता कौन से किस किस पर बेस पर होगी, आप इधर देखेंगे। सबसे पहले होगा ये सादृश्यता एनालॉजी जो होती है, इसमें ये फिगर एनालॉजी भी हो सकती है, ये आपकी नंबर एनालॉजी भी हो सकती है, ठीक है, ये आपका अल्फाबेट एनालॉजी भी हो सकती है। तो आप जब इसकी तैयारी करेंगे तब आपको मिलेगा कि इसके क्वेश्चन की वैरायटी क्या क्या है। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, ठीक है। इसके बाद में पजल, सिंपल सी पजल आएंगी, बहुत ज्यादा टफ पजल नहीं होगी, बैंक लेवल की पजल नहीं होगी, नॉर्मल जो SSC में पजल पूछी जाती है उस तरीके की आपको पजल देखने को मिलेगी, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं सिलोजिस, यानी न्याय संगत। न्याय संगत आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके कम से कम 2 सवाल आते हैं रेलवे के एग्जाम में, कम से कम 2 सवाल इससे आएंगे। वेन डायग्राम से 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा जरूर, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, कोडिंग डिकोडिंग, सिमिलरिटी, ठीक है, ऑड और इवन। यानी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आता है कि निम्न में से विषम कौन सा है। अब विषम या तो नंबर होता है, या फिर लेटर होता है, या फिर फिगर होता है। आपको रिलेशन देखना होता है और उसके आधार पर हम इसका आंसर करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रीजनिंग है, इसमें पूरे में से पूरे नंबर आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके क्या क्या हो रहा है इसमें, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी कथन निष्कर्ष, ठीक है, ऐसे भी आप देख के जाएंगे। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये आपका आ जाता है एनालिटिकल रीजनिंग से, ठीक है। तो आप 1-2 चैप्टर वहां से दे रखा है इसमें, वो भी देख के जाएंगे। अल्फाबेट सीरीज, रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्फाबेट। अगर आपने अल्फाबेट अच्छे से कर रखा है
तब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अल्फाबेट कम से कम 4 से 5 चैप्टर कवर करता है आपके रीजनिंग के, जिसमें आपने देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, और इसमें आता है आपका डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर आ गया, आपकी एनालॉजी आती है। तो ये सारी चीजें डिपेंड किस पर करती है, अल्फाबेट में। यानी आप अल्फाबेट के जो नंबर्स होते हैं, यानी A to Z, हम बात करते हैं A to Z, इनकी प्लेस की बात करेंगे तो एक स्थान पर आता है और ये 26 पे आता है। ऐसे कोई भी है, मान लो कि मुझे 19 का निकालना है, तो 19 पे क्या आता है, S। आपको ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम शुरू होने से पहले आपने पेपर लिया ब्लैंक और आप ए से लेके जेड तक उसके नंबर लिख रहे हैं। आपके दिमाग में नंबर फीड होने चाहिए, तभी आप टाइम बचा पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका अल्फाबेट वाला, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी यदि प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस को प्लस कर दिया जाए, उस तरीके का क्वेश्चन आता है कंडीशन बेस्ड। बहुत आसान सवाल रहता है, ऑप्शन देख के आपको ये करना होता है। उसके बाद जाएंगे हम रिलेशनशिप, यानी ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। ब्लड रिलेशन सभी ने अच्छे से पढ़ रखा है बच्चों ने, और बहुत अच्छा खूबसूरत सा चैप्टर है। कम से कम 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे इसमें से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये स्टेटमेंट वगैरह आ गया, एनालिटिकल रीजनिंग का आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो जीएस का, हम बात करते हैं जीएस का, जनरल अवेयरनेस। दोनों एग्जाम में मैं बात कर रहा हूं एनटीपीसी की, एनटीपीसी और ग्रुप डी, ग्रुप डी, ठीक है। दोनों में अंतर क्या बनता है ये सीख लीजिए। यहां पर हमने बताया था सीबीटी 1 में जो आपकी जीएस होगी वो 40 नंबर की होगी। अब उस जीएस का एनटीपीसी का ये पैटर्न दे रखा है, जिसमें आपको इंडियन लिटरेचर के बारे में बात की गई है, यानी इंडिया के नॉवेल्स, ऑथर, अवार्ड्स, इसके बारे में बात की गई है, ये आएगा। सेकंड टॉपिक रहेगा आपका आर्ट्स एंड कल्चर, यानी इंडिया का क्या क्या कल्चर है, क्या क्या आर्ट्स है। यानी आपको इसमें सीखना है क्लासिकल डांस क्या क्या होते हैं, नेशनल सिंबल क्या होते हैं, फोल्क डांस, ये सब जितना भी है स्टेट के हिसाब से, अलग अलग स्टेट के सब डांस होते हैं, वो सब आपको पढ़ के जाना है। यानी स्टेटिक जीके के अंदर आपको ये सब कवर करना है। हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या क्या है, यानी इसके अंदर आ जाएंगे रेल, यानी नेशनल हाईवेज वगैरह, रोड, रेल, एयरपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, जलमार्ग क्या क्या है, ठीक है। तो आपको जीएस के अंदर ये चीज भी अच्छे से इंडिया की ट्रांसपोर्ट वाली कवर करनी है, चाहे उसमें जल मार्ग आ जाए, चाहे वायु मार्ग आ जाए, चाहे आपका स्थल मार्ग आ जाए, ठीक है। स्थल मार्ग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेशनल हाईवे का नंबर याद रखना, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा कहां को कनेक्ट करता है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट होता है फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, यानी गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम शुरू किए हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या स्कीम लॉन्च की गई है, हेल्थ से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड, रूरल अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। सरकार की क्या क्या नई नई योजनाएं चली हुई हैं। तो मैं कम से कम आप 2019 से अब तक का 2020 तक का पूरा करंट अफेयर तैयार करेंगे, पूरी योजना तैयार करेंगे, सब कुछ जो भी नया अपडेट हुआ है वो सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी जो फेमस पर्सनालिटी रही हैं अभी 2019 से 2020 तक किसने क्या किया है, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, यानी जो समाचारों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भी व्यक्ति रहे हैं, किसी की डेथ हुई है, कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई चेयरमैन सेलेक्ट हुआ है, तो आपको ये सब चीजें करके जानी है अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। करंट इवेंट्स यानी क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। देखो फिर से बात आ जाती है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री इतना बड़ा है, आप कहां कहां पढ़ेंगे, यानी बहुत सारी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आप इसमें ये देखेंगे जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है। फ्रीडम स्ट्रगल मतलब 1857 की जो क्रांति है वहां से जो शुरू होता है इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके हम बात करेंगे मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। भारत की स्मारक मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, कहां कहां पर हैं सारी आपको पता होनी चाहिए, किसने बनवाई, कौन सी ईयर में बनी, ठीक है। जीके पढ़ने का एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो आपको फॉलो करना है। बिना पैटर्न के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक एक स्टेट को पकड़ो, आपने मान लो राजस्थान लिया, तो राजस्थान के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका कैपिटल क्या है, इसका सीएम क्या है, इसका गवर्नर क्या है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में चलते हैं हम राजस्थान के अंदर इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स क्या है,
यानी कौन सी इमारतें अच्छी अच्छी, तो आप क्या करेंगे, उनके सबकी लिस्ट बनाएंगे, नाम लिखेंगे, फिर किसने बनवाई और कब बनवाई। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे एक एक स्टेट के करके। 28 स्टेट है, ठीक है, 28 दिन में खत्म कर लेंगे, एक एक दिन करके करना है आपको। तो इस तरीके से वो आप पर डिपेंड करता है आप अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, यानी वेराइटीज, चैंपियंस, एनवायरमेंटल इश्यूज। ये भी आपको पढ़ के जाना है। एनवायरमेंटल इश्यूज में यानी जो हमारा पर्यावरण है उसमें क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो रही हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर वेस्टेज, यानी जितने भी आपके ये पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे। कौन सी गैस कितनी हानिकारक होती है, ये अच्छे से आपको होना चाहिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जैसा कि सभी एग्जाम में आता है, गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ओलंपिक अभी 2020 वाला कहां होना था, जो नहीं हो पाया है, नेक्स्ट कब होगा, ठीक है। वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप कब, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में जनरल साइंस। देखो जनरल साइंस का जो इंपोर्टेंस है इसमें भी है, और हम बात करें तो ग्रुप डी, ग्रुप डी के अंदर ये जो जनरल साइंस है, सेपरेट 25 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से मिलेंगे। बिल्कुल 20 नंबर आपको मिलेंगे किसके बेटा, जीके के। जीके में आपका आ जाएगा करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी आ जाएगी, 20 नंबर की ओनली। लेकिन 25 नंबर की क्या रहेगी, साइंस रहेगी। तो आप अब ये देख लो कि एग्जाम को पास करने के लिए, डी ग्रुप के एग्जाम को पास करने के लिए अगर आपकी 3 चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब है 9th और 10th क्लास की, बहुत ज्यादा आपको इधर उधर नहीं भागना है। 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है आप उसे 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं तो क्या ज्यादा आएगा, इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पार्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी क्या टॉपिक ज्यादा रहना है, जैसे कि एक चैप्टर है 10th क्लास में, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल यानी एलिमेंट्स जो है उसकी पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसका एटॉमिक नंबर क्या है ना, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब आपको अच्छे से करके जाना है साइंस के लिए। क्लियर। क्योंकि डी ग्रुप में साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट साइंस आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको 100% स्कोर करना ही करना है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आप मैथ्स में और रीजनिंग में आप ये मान के चलेंगे कि आपके 100% मार्क्स आने हैं, तब आप सिलेक्शन में पहुंचेंगे। क्योंकि जीके में वेरिएशन आता है, इनमें वेरिएशंस नहीं आते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो मैं ये मान के चल रहा हूं 25 नंबर की आपने साइंस की तैयारी करी, 25 में से 20 नंबर आप लेके आएंगे और मैथ्स रीजनिंग में पूरे लेके आएंगे, आप कट ऑफ आसानी से पार कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्या था, आपने देखा कंप्यूटर्स के बारे में भी दे रखा है, एब्रिविएशंस के बारे में दे रखा है, यानी सिंबल होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है, वो सब आपको कंप्लीट करके जानी है। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये सब करके जाना है आपको। टेक्नोलॉजी, देखो ये आ जाता है साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। मैंने बताया एक तो साइंस का पार्ट हो गया, वो अलग रहा, लेकिन जो रिसर्च वगैरह होती है टेक्नोलॉजी में, जो जो आविष्कार किए जाते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली क्या क्या हुआ है, कोई मान लो कि कोई मिसाइल बनी है, कोई मिसाइल लॉन्च की गई है, तो उनकी डेट कहां से हुई, उनका सेंटर क्या है, आपको ये सब भी करके जाना है, ये आपका इसमें आएगा। नेक्स्ट है आपका पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसमें लिस्ट ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर एंड कंपनीज हेडक्वार्टर्स, आपको पता होना चाहिए जो इंडियन कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, हेडक्वार्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके चेयरमैन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप क्लियर करके जाएंगे। उसके बाद में आ जाता है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। आपको क्या करके जाना है, गवर्नेंस के बारे में पढ़ के जाना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है पूरा, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है। पॉलिटिकल सिस्टम में सारी चीज पढ़नी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के लिए है, किस आर्टिकल के तहत कौन सी पावर दी गई है, तो ये सारी चीजें आप इंडियन पॉलिटी सिस्टम के अंदर पढ़ के जाएंगे। और क्या पढ़ना है, पंचायती राज, ठीक है। तो ये चीजें आप पढ़ेंगे इसमें जीएस में, तब ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी आपकी, ठीक है। तो ये मैंने आप डिस्कस किया है डिटेल सिलेबस, यानी एक एक टॉपिक को मैं लेके चला हूं, आप अच्छे से इसको देख लेंगे और उसके हिसाब से ही आप तैयारी करेंगे। हमें ये चाहिए कि हमें कम से कम हमें
भाई 85 टू 90% स्कोर करना है इन दोनों एग्जाम में। जब आप इतना स्कोर करेंगे तभी आप ये समझो कि आप लिस्ट में रहेंगे। क्योंकि एनटीपीसी में क्या है, एनटीपीसी के एग्जाम में जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 को जो पास करेंगे वो वैकेंसी के 20 टाइम्स स्टूडेंट होंगे। कितने होंगे? 20 गुने बच्चे होंगे। ठीक है, 20 गुने बच्चे कहां जा रहे होंगे? सीबीटी 2 में जा रहे होंगे। तो अब अगर आपका सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर नहीं है, आप कट ऑफ पास करके सिर्फ सीबीटी 2 में चले गए और सीबीटी 2 में कुछ खास नहीं कर पाए, तो आप ये सोच लेना कि आप सिलेक्शन से बाहर हैं, आपकी फाइनल नौकरी नहीं है। हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? फाइनल नौकरी के लिए कर रहे हैं ना। तो हमें यह मान के चलना है कि सीबीटी 1 में हमें 85 टू 90% स्कोर करना है ताकि हम मेरिट में बने रहें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं 15 दिसंबर तक एग्जाम की डेट है। जब तक आप अच्छे से चीजें कर पाएंगे, और हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी क्लासेस आपको मिलेगी, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, जितना यहां पर डिस्कस लिंक मिलेगा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां से लिंक को डाउनलोड कर लेना। आपको पूरी वीडियो प्रॉपर तरीके से हर क्लास की वहां से मिलती रहेगी। वाइंग लाइव लर्निंग ऐप का जो